मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमने एक पिछले लेक्चर में कॉमर्शियल बैंक के बारे में समझा था, वहीं से आज हम कॉमर्शियल बैंक को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या जाना। हम लोगों ने समझा था कि कॉमर्शियल बैंक का जो कार्य होता है वो लोगों से जमाएँ कराना, डिपॉजिट कराना और उनको उधार देना यानी बोरोइंग करना। तो ये मुख्य कार्य हैं किसके, बैंकिंग के। तभी ये अन्य वित्तीय संस्थाओं से अलग होती है, क्योंकि अगर इसको बैंक कहलाना है तो ये कार्य जरूर करना है। उसको कौन सा, डिपॉजिट कराना, साथ ही साथ क्या करना है, उधार भी देना है। हम लोगों ने देखा कि अन्य जो भी बिजनेस की तरह जो कॉमर्शियल बैंक है उसका भी मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। ऐसी स्थिति में वो जो प्रॉफिट अर्न करती है वो किसके माध्यम से करती है, जो उसकी लैंडिंग रेट होती है और बोरोइंग रेट होती है, उसके बीच में जो स्प्रेड होती है, हम लोगों ने बात की थी कि उसके बीच में जो गैप होता है यानी जमा कराने की दर और उधार देने की दर के बीच में जो अंतर होता है, उसी के माध्यम से बैंक क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। वो कम दर पर किसकी तुलना में, उधार देने की तुलना में जमा कराती है, और जमा जिस रेट पर कराती है उससे ज़्यादा की रेट पर वो क्या करती है, उधार देती है। तो उसके बीच में जो गैप बचता है उसी गैप में उसको प्रॉफिट अर्न होता है। इसके अलावा भी हम लोगों ने उसके जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं उसके बारे में भी जाना था, जिसमें हम लोगों ने समझा था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है, इसके साथ साथ डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन और जो जनरल फंक्शंस हैं उनके बारे में समझा था। और फिर हम लोगों ने समझा था कि जो बैंक हैं वो क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से करती हैं, यानी बैंकों के पास जितना भी इनिशियल डिपॉजिट होता है उससे वो कहीं अधिक क्या कर लेती हैं, उधार दे देती हैं। तो उसके माध्यम से वो मनी सप्लाई में भी क्या करती हैं, एक सप्लायर के रूप में कार्य करती हैं, यानी मुद्रा की पूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करती हैं, ये भी जाना। और साथ साथ हमने समझा कि जो मनी मल्टीप्लायर है वो क्या होता है और वो किस प्रकार से उसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी जो मनी मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। और साथ ही साथ हमने जाना कि जो लीगल रिजर्व रेशियो है उसका संबंध मनी मल्टीप्लायर से किस प्रकार होता है। तो चलते हैं इसी के माध्यम से हम लोग आगे समझते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक है उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में आज समझते हैं। और भी जो भी अगर क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से जो नेशनल इनकम है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट हुआ कि वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या किस तरह से उसको भी हम लोग जानते हैं। तो एक जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसको हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और जो भी इसका आंसर है उसको भी समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ recently launched Jan Dhan Yojana aimed to every household in the country to have at least one bank account. Explain how deposits made under the plan are going to affect national income of the country। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भारत सरकार ने रिसेंटली फिलहाल में जो जनधन योजना जो स्कीम है वो शुरू की है कि सभी जो भी हाउस होल्ड हैं उनको कम से कम कितना अकाउंट रखना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए उनका। तो ऐसी स्थिति में जो इस योजना से जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो उसी को हम लोग समझना है उसी को कि जो इन खातों में जमा होगा पैसा उनके माध्यम से नेशनल इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। जनधन योजना के माध्यम से जब बहुत से व्यक्ति, जो परिवार क्षेत्र कहलाता है आपका, हाउस होल्ड सेक्टर, उसके अकाउंट खोलेंगे तो ऐसी स्थिति में जो जमाएँ उनके द्वारा की जाएंगी बैंक में, उसकी वजह से, यानी कॉमर्शियल बैंक में वो जमा करेंगे तो उसकी वजह से जो इनिशियल डिपॉजिट्स है कॉमर्शियल बैंक का वो इंक्रीज हो जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट इंक्रीज होने की वजह से जो उनकी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इनिशियल डिपॉजिट होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या कर पाएंगे, क्रेडिट को क्रिएशन कर पाए, क्रेडिट का क्रिएशन कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में
जब क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा उधार दे पाएंगे। बिल्कुल सही है, जब उधार ज़्यादा देंगे लोग जो भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो ऐसी स्थिति में जब इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विस बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी। इस प्रकार नेशनल इनकम बढ़ जाएगी इकोनॉमी की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब परिवार क्षेत्र द्वारा बैंकों में, कॉमर्शियल बैंकों में अकाउंट्स खोले जाएंगे तो उनमें जो जमा की जाएंगी, जिन्हें इनिशियल डिपॉजिट कहा जाता है, उनके माध्यम से जो बैंक हैं उन्हें सेकेंडरी डिपॉजिट्स बनाने में मदद होगी, क्रेडिट क्रिएशन में मदद होगी, जिसकी वजह से वो उधार भी ज़्यादा दे पाएंगी, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी उधार देने की। और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति हैं वो बैंक से पैसा लेंगे और उसके माध्यम से जब वो पैसा लेंगे तो मशीन वगैरह परचेज करेंगे, इसके साथ साथ प्रोडक्शन करेंगे तो लोगों को कार्य पे लगाएंगे। जब लोगों को कार्य पर लगाएंगे तो लोगों के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस हैं वो प्रोड्यूस होंगी, साथ ही साथ लोगों को बदले में जो भी उनकी फैक्टर सर्विस है उसके बदले में उन्हें फैक्टर पेमेंट मिलेगा और उससे उनकी इनकम क्रिएट होगी और इनकम बढ़ने से उनकी वो इकोनॉमी में डिमांड करेंगे और इस प्रकार से डिमांड बढ़ जाने से क्या होगा, बिल्कुल सही, डिमांड बढ़ जाने से इकोनॉमी में नेशनल जो इनकम है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम को हम किसके माध्यम से कैलकुलेट करते हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती हैं किसी इकोनॉमी में, जब उनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी जो भी उधार दिया जा रहा है उससे प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा उधार दिया जाना चाहिए। अगर सभी लोगों को केवल कंजम्पशन के लिए ही उधार दे दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, वही रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन सकती है। लेकिन प्रायः जो बैंक होती हैं वो किनके लिए उधार देती हैं, अधिकांशतः वो जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए उधार देती हैं और जो सेविंग जो हाउस होल्ड सेक्टर की है उनसे डिपॉजिट कराती है। तो हम लोगों ने बात की थी कि जो कॉमर्शियल बैंक का मुख्य कार्य होता है वो एक इंटरमीडिएट रीच की तरह होता है, यानी मध्यस्थ की तरह होता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा सेविंग की जाती है उस सेविंग को वो किसको उधार दे देते हैं जमा करके, वो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको उधार देती हैं या इन्वेस्ट करती हैं जो भी कॉमर्शियल बैंक होती हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए उधार दिया जा रहा है तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम लोग सॉल्व करते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, उसको इसमें क्या पूछा गया उसको समझते हैं। इफ़ लीगल रिजर्व रेशियो इज 50%, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लाई वुड, यानी अगर लीगल रिजर्व रेशियो 50% के बराबर है तो जो मनी मल्टीप्लायर है, मुद्रा गुणक है, उसकी क्या वैल्यू होगी, यानी उसका क्या मान होगा, उसको हमें पता करना है। आपको पता है इसके फॉर्मूले के बारे में, बिल्कुल मैंने पिछले जो भी लेक्चर हुआ है उसमें बताया है कि जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो होता है इक्वल टू 1/LLR के बराबर होता है। और यहाँ हमने देखा है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, LLR के बीच में और मनी मल्टीप्लायर के बीच में। अगर LLR बहुत ज़्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर की उतनी वैल्यू कम होगी और LLR कम है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम लोग जो फॉर्मूला हमने देखा है वो क्या है, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या कितना है, बिल्कुल ये है 1/LLR के बराबर है। तो इसी के माध्यम से समझते हैं। तो ये कितना होगा आप अनुमान लगाएं, बिल्कुल सही, ये कितने के बराबर आएगा, यहाँ पर हम लोग रख देंगे 1/0.5, क्योंकि ये कितने के बराबर है 0.50। तो यहाँ पर इसको क्रॉस कर देंगे और मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आ गई वो कितने के बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। आप इसको सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं। हमारा जो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है वो दिया हुआ है 1/LRR और फिर मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट किया गया है तो 1/0.5 कर देंगे तो हमें मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्या है, टोटल डिपॉजिट क्रेडिटेड बाय कॉमर्शियल बैंक इज 40,000, यानी 40,000 के बराबर टोटल डिपॉजिट क्रिएट किया जा रहा है किसके माध्यम से, कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से। यानी कॉमर्शियल बैंक 40,000 के बराबर जो कुल डिपॉजिट है उसको क्रिएट कर रही है।
करोड़ के बराबर है। याद रखना ये जो राशि दी है वो किसमें, करोड़ रुपए में है। एंड द प्राइमरी डिपॉजिट, जो उसके पास शुरुआती जमा हुई थी जिसे हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं, वो कितने के बराबर हुई थी, 5,000 करोड़ रुपए के बराबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लाई एंड लीगल रिजर्व रेशियो, इसके माध्यम से किसकी वैल्यू पता करनी है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू पता करनी है और लीगल रिजर्व रेशियो को पता करना है कि वो कितना है। तो इसको हम लोग समझते हैं। आपको पता है कि जो टोटल डिपॉजिट होती है वो किसके बराबर होती है, बिल्कुल सही, वो बराबर होती है टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर है उसकी भी आपको जो फॉर्मूला है उसके बारे में पता है कि मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LLR। तो इन्हीं की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप लोग इसको सोचें कितना आएगा आंसर, बिल्कुल प्रैक्टिस करें इसकी। वैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं कि जो 40,000 करोड़ रुपए लिखा है इसको सबसे पहले कहाँ लिख देंगे, आगे लिख देंगे। और ये क्योंकि टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला है इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपका 5,000 और इसी में कितने का इंटू कर देंगे हम लोग कर देंगे मनी मल्टीप्लायर का। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में मनी मल्टीप्लायर पता करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40,000 रुपये दिए हैं, 40 करोड़ रुपये दिए हुए हैं, 40,000 करोड़ रुपए, याद रखना 40,000 करोड़ रुपए हैं ये। और इसमें कितने से 5,000 करोड़ से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितने की बराबर आ जाएगी, इसकी वैल्यू 8 के बराबर आ जाएगी। अब जो 8 के बराबर इसकी वैल्यू आ गई तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला जो है मनी मल्टीप्लाई इक्वल टू 1/LLR, तो उसमें रख देंगे तो 8 अपॉन ये हो जाएगा LLR। तो यहाँ LLR की वैल्यू पता करनी है तो ये कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो यही 1/8 कितने के बराबर हो जाएगा, 0.12 और यहाँ 5 के बराबर। तो अब इसको परसेंट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 0 ये 0 हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 12.5% के बराबर है, क्योंकि हमने 100 का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा जो भी LR है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 12.5% के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं। टोटल डिपॉजिट का जो फॉर्मूला होता है वो है इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर टोटल डिपॉजिट 40,000 करोड़ के बराबर है और जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 5,000 करोड़ के बराबर है। और इसमें हमने मनी मल्टीप्लायर का क्या कर दिया है, जो इनिशियल डिपॉजिट है मल्टीप्लाई कर दिया उसमें। और यहाँ पर हम मनी मल्टीप्लाई इक्वल टू ये आपका अपॉन में कर देंगे, यानी 40,000 करोड़ अपॉन 5,000 करोड़। तो ये आपका जो मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू है वो कितने की बराबर आ गई है, 8 के बराबर आ गई है। और यहाँ मनी मल्टीप्लायर से हम क्या पता कर लेंगे, LLR। तो आपको पता है LLR का फॉर्मूला, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला तो 1/LLR होता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें फॉर्मूला में रख देंगे और ये आपकी इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू और साथ ही साथ किसकी, LLR की, लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू पता कर लिए। आपको पता है कि मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जो बैंक इनिशियली 1 रुपये डिपॉजिट करती है, मतलब रिजर्व के रूप में रखती है, तो उसके बदले में जो उसने रिजर्व रखा है उसके बदले में वो कितने उस रुपये की तुलना में गुना रुपये उधार दे पा रही है, यानी उससे क्रेडिट क्रिएशन कर पा रही, तो वही उसका अनुपात ही क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इफ लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%, जो LLR है वो कितने के बराबर दिया है क्वेश्चन में, 20% के बराबर दिया है। और एंड न्यू डिपॉजिट आर 10,000, तो 10,000 के बराबर जो इनिशियल डिपॉजिट है, यानी न्यू डिपॉजिट का ही मतलब क्या है, इनिशियल डिपॉजिट, प्राथमिक जमा है, 10,000 के बराबर है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो हमें क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से जो कॉमर्शियल बैंक है वो जो मनी क्रिएशन है उसको करेगी। तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल के एग्जाम के जो एग्जाम्पल होता है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल या संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि किस किस प्रकार से उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने मान्यताओं के बारे में बताया है कि जब क्रेडिट क्रिएशन जो बैंक कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा होता है तो उसमें कुछ मान्यताएं अज्यूम की जाती हैं। तो इसमें हम लोग जो अजम्पशन लेते हैं वो लेते हैं
कि जो पूरी किसी भी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम है उसको एक यूनिट के तौर पर लेते हैं कि वो पूरी एक इकाई के रूप में कार्य कर रही है और उसको हम लोग नाम दे देते हैं बैंक। और ये दूसरी एजम्पशन लेते हैं कि जो भी लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सभी किसके माध्यम से हो रहा है, बैंक के माध्यम से हो रहा है, और बैंक में के माध्यम से भी हो रहा है, इसके साथ साथ वो चेक के थ्रू हो रहा है। और जो भी जमाएँ होती हैं वो किस में हो जाती हैं, लेन देन के बाद बैंकों में जमा हो जाती हैं। तो याद रखेंगे कि सभी लेन देन बैंक के माध्यम से हो रहा है, इसके साथ साथ जो भी लेन देन हो रहा है वो चेक में हो रहा है, ना कि कैश में हो रहा है। तो ये दो मान्यताएं लेकर यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि 10,000 के बराबर 10,000 रुपये के बराबर इनिशियल डिपॉजिट होता है, जिसे न्यू डिपॉजिट भी कहते हैं। वो जब इनिशियल डिपॉजिट होगा तो उसके माध्यम से क्रेडिट क्रिएशन किसके थ्रू होगा, कॉमर्शियल बैंक करेगी। और एक चीज़ याद रखेंगे कि जो भी इनिशियल डिपॉजिट होती है उस डिपॉजिट का पूरा बैंक उधार नहीं देती, उसके लिए वो क्या करती है। वास्तव में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कभी बैंक कैश में उधार किसी को देती ही नहीं है। वो क्या करती है कि जो भी उधार लेने वाला होता है उसके नाम एक अकाउंट खोल देती है, और उसके जो भी अकाउंट है उसमें पैसे शो होने लगते हैं कि इतना आपको हमने उधार दिया हुआ है, और बाद में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो चेक के माध्यम से होते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और समझना है कि बैंक को पूरा का पूरा उधार इसलिए नहीं देती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो व्यक्ति हैं वो एक साथ पूरे जो भी राशि जमा की है वो निकालने नहीं आते हैं बैंक में, लेकिन कुछ व्यक्ति आ सकते हैं। तो जितने व्यक्ति नगद में कैश निकालने नगद में पैसा निकालने आ सकते हैं कहाँ, कॉमर्शियल बैंक में, उसके बराबर वो क्या रखते हैं, बिल्कुल कैश रिजर्व रखते हैं, जिसको लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, जो जनरली हमारे देश में किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो पहला बैंक ये उनके ऐतिहासिक जो अनुभव होते हैं उनके आधार पर ये इतना पैसा रखती हैं अपने पास कैश के रूप में कि हर जो भी लोन दिया है उसका कि इतना लगभग % टोटल डिपॉजिट का जो भी इनिशियल डिपॉजिट है उतना जो भी व्यक्ति हैं वो क्या है, उधार तो लेने आएंगे, इसके साथ साथ नगद में अपना पैसा निकालने आएंगे। और दूसरी जो अजम्पशन वो यानी मान लेती है अनुभव के आधार पर ऐतिहासिक कि जो भी नगद जमाओं का प्रवृत्ति है, नगद जमाओं की प्रवृत्ति है वो कंटिन्यूस या अनवरत रूप से जारी रहेगी, उसमें चलती रहेगी। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अगर उधार लेने आते हैं तो कुछ लोग जमा करने भी आएंगे, जिसकी वजह से वो जो भी इनिशियल जमा होता है या डिपॉजिट्स होता है उनके पास उसका कुछ ही रेशियो अपने पास रखती है और अधिक और बाकी जो रहता है वो क्या कर देती है, उधार देती है। बिल्कुल, तो उसके माध्यम से हम लोग इस जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पहले कॉलम में ये राउंड्स दिया हुआ है, दूसरे में आप देख सकते हैं जो डिपॉजिट हुआ है उसको दिखाया गया, तीसरे में जो LLR है वो है जो 20% है, और चौथे कॉलम में दिया हुआ है जो लोन के बारे में दिखाया गया। तो हम देखते हैं कि इनिशियल जो डिपॉजिट होता है वो 10,000 के बराबर होता है, उसका जो LLR है उतना % बैंक अपने पास रखती है। ये क्या उसका कैश रिजर्व है, क्योंकि मैंने बताया कि जो भी नगद निकालने वाले व्यक्ति हैं उनकी एक आदत होती है, वो पता किसको होती है, वो होती है कॉमर्शियल बैंक को। उन्हें पता होता है कि सभी व्यक्ति एक साथ निकालने नहीं आते हैं, और ये भी पता होता है कि इतने % के बराबर लगभग व्यक्ति निकालने आते हैं, तो उतना % वो कैश के रूप में रख लेते हैं कैश रिजर्व में। तो इस 10,000 का वो 2,000 LLR के रूप में रख देते हैं, बाकी क्या कर देते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को उधार देती हैं। ये इनिशियल किसी व्यक्ति ने जमा किया होगा, ये इतना उसने क्या कर दिया, अपने पास रख लिया कैश में, और ये कितना उसके खाते किसी अन्य व्यक्ति के खाते में उधार शो कर दिया। अब ये क्योंकि सारा लेन देन किसके माध्यम से हो रहा है, बैंक के माध्यम से हो रहा है, तो ये जो पैसा है ये ऋणी व्यक्ति क्योंकि ये ऋणी हो गया जिसने लिया है, तो ये व्यक्ति किसी अन्य को भुगतान कर देगा। तो भुगतान मैंने बात की है कि सारा ट्रांजैक्शन किसके माध्यम से हो रहा है, बैंकों के माध्यम से हो रहा है। तो सारा का सारा पैसा ये कहाँ पहुँच जाएगा, बैंक में पहुँच जाएगा। अब बैंक की जो डिमांड डिपॉजिट है वो कितनी बढ़ गई है, यहाँ पर देखते हैं 10,000 से होकर 18,000 हो गई यहाँ पर, क्योंकि 8,000 और जमा हो गए हैं। तो यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट है वो 18,000 हो गई, यानी पहले की तुलना में 80% के बराबर इंक्रीज हुआ है। तो इस 8,000 का वो क्या करेंगे कि
20% अपने पास कैश के रूप में रख लेंगे और बाकी जो भी है कैश रिजर्व के रूप में, और बाकी को क्या कर देंगे, उधार किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये व्यक्ति भी रेडी हो गया और इसके खाते में ये 6400 शो कर दिए। अब ये भी क्या काम करेगा, किसी अन्य को देने के लिए लिया होगा, तो जो भी अन्य होगा, क्योंकि लेन देन सारे किसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से, तो इसके खाते में चले जाएंगे। अब जो बैंक की डिमांड डिपॉजिट है वो कितना 6400 रुपये के बराबर और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो उसकी टोटल डिमांड डिपॉजिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18 और 6 क्या कितना 24,400 के बराबर हो जाएगी। और उसमें अब इसका जो 6400 रुपये जमा हुए, इसका 20% 1280 अपने पास रख के बाकी किसी अन्य व्यक्ति को वो उधार दे देगी। अब इसी प्रकार से ये भी यहाँ जमा कर देगा, क्योंकि लेन देन बैंकों के माध्यम से हो रहा है। अब इसका इतना 20% 1020 से अपने पास रख के कैश के, और बाकी को क्या कर देगी, किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देगी। तो यही प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक जो भी इनिशियल डिपॉजिट है वो किसके बराबर ना हो जाए, वो ना हो जाए LLR के बराबर, जो कैश रिजर्व है उसके बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये इसके बराबर ना हो जाए तब तक चलती रहेगी। और जितना भी क्रेडिट क्रिएशन होगा किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा, वो पता चल जाएगा। और ये याद रखना, ये तुरंत नहीं होता है, इसमें एक लंबा समय लगता है, क्योंकि उधार लेना और ऋणी को उधार देना, और फिर ऋणी किसी को अन्य को भुगतान करेगा, फिर उसके माध्यम से बैंक में जमा होगा, फिर वो अन्य, तो ये इसमें बहुत समय लगता है। अब बात होती है कि जो कब तक चलेगा ये उधार देना, तब तक जब तक कि जो इनिशियल डिपॉजिट है वो किसके बराबर ना हो जाए, बिल्कुल सही, कैश रिजर्व के बराबर ना हो जाए। सारा का सारा जितना कैश में जमा हुआ था ये किसके पास पहुंच जाएगा, बैंक के पास ही रहेगा। और बाकी जो डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगी वो इसके मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होगी उसके तुलना के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी। आपको पता है कि मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, 1/LLR निकालते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे कितने कैसे निकालते हैं, 1/LLR, LLR है यहाँ पर। तो ये 1/ यहाँ 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा आपका कितने के बराबर, 5 के बराबर। तो जो इनिशियल डिपॉजिट है उसमें टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला मैंने बताया है, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू मनी मल्टीप्लायर, यानी टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू आपका इनिशियल डिपॉजिट इंटू क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर। यहाँ पर नहीं, मनी मल्टीप्लायर याद रखेंगे। तो यहाँ पर टोटल डिपॉजिट कितने के बराबर हुआ है, 10,000 के बराबर, और इसमें जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो कितने के बराबर, 5 के बराबर। तो ये आ जाएगा 50,000 के बराबर टोटल जो डिमांड डिपॉजिट है वो क्रिएट हो जाएगी किसके द्वारा, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, यानी उसका क्रेडिट क्रिएशन इतने के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लोन यहाँ शो कर रहा है, ये डिमांड डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर क्या है जो भी उसका कैश रिजर्व है वो हमें पता चल गया है। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आप जब भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें इस तरह का क्रेडिट क्रिएशन वाला, तो आपको ये पूरे राउंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, ये लगभग यहाँ 3 राउंड तक ही करेंगे, और उसके बाद ये डेट डेस करके इस तरह की जो भी टेबल बनाएंगे, उसमें जो आपका फॉर्मूला है कौन सा, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू किसके बराबर, हाँ, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा के आप पता कर सकते हैं यहाँ की वैल्यू जो लास्ट में टोटल दिया हुआ है उसकी, और इसमें फिलअप करके बाकी इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि मनी मल्टीप्लाई के माध्यम से आपको टोटल जो भी डिमांड डिपॉजिट है उसका पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपका समय बचेगा। आपको हमेशा याद रखना है ये पूरे जो भी राउंड है उसको नहीं करना है, 3 ही करके या 4 भी कर सकते हैं, और उस तरह से फिलअप करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में लिख देंगे क्या, ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिख देना कि मनी मल्टीप्लायर कितना होता है, यानी इक्वल टू 1/LLR। तो उसके माध्यम से आपको ये यहाँ मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू पता चल जाएगी, उसमें जो इनिशियल डिपॉजिट है उससे मल्टीप्लाई करके ये आपका एक वैल्यू हो जाएगा। और ये आपको मैं याद कर दिला दें कि ये याद रखना है हमेशा आपको कि जो कैश रिजर्व होता है LLR होता है, और जो लोन की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, दोनों बिल्कुल सही, जो भी डिपॉजिट्स होता है उसके बराबर। देखिए आप यहाँ 10,000 प्लस 40,000 इक्वल टू कितने के बराबर हो गई, 50,000। तो इन दोनों के बराबर ये वैल्यू होती है। ठीक है, धन्यवाद।